दोस्तों मेरे साथियों, साइंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट और जो हमारे आसपास के चीज़ों से संबंधित जो है साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कितना आपको सही होता है। 37 क्वेश्चन करेंगे। 37 एक से लेकर 1 to 37 क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं आपको कितना आता है, आपको कितना आता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरे को जो है 37 में इतना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि क्या होता है? ध्वनि का ध्वनि तो किसकी वजह से होता है? तो प्रतिध्वनि होता है ध्वनि के परावर्तन के वजह से, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रतिध्वनि होता है ध्वनि के परावर्तन की वजह से जो है ध्वनि का परावर्तन होता है, प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो झूला झूल रहा है, ठीक है, और उस पर अगर कोई व्यक्ति और आकर बैठ जाता है, ठीक है, और भी व्यक्ति आकर उस पर बैठ जाता है तो क्या होगा? झूला का आवर्तकाल मतलब समझ रहे, समय क्या लगेगा? उसका समय बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई झूल रहा है व्यक्ति, झूला झूल रहा है और उस पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो क्या होगा? उसका आवर्तकाल क्या हो जाए? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। स्पीड कम जाएगा ना उसका, मतलब टाइम जो आवर्तकाल जो है उसका घट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए, अगर एक व्यक्ति के जगह पर 2 व्यक्ति, देखिए सेकेंड नंबर में था झूल रहा था झूला, उस पर बैठ गया तो आवर्तकाल क्या हुआ? घट गया। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति पहले झूला झूल रहा था, उसको उतार दिए, फिर 2 व्यक्ति बैठ गए तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर झूला झूल रहा है, 2 व्यक्ति झूले या 3 व्यक्ति झूले या 50 व्यक्ति झूले, अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी को लॉक कर दिया जाए सर, अपरिवर्तित रहेगा। 2 व्यक्ति बैठे या 4 व्यक्ति बैठे तो उसको अपरिवर्तित रहेगा, आवर्तकाल जो है सेम लगेगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो है कितना होता है? ठीक है, तो वो होता है सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकेंड का होता है। कितना सेकेंड का होता है? तो 2 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि ओ चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या कोई नहीं होता है। ठीक है, तो वो ऊपर वाला जो है, केशिका नली का ऊपर वाला जल का सतह जो होता है वो उत्तल होता है। समझ रहे हैं ना, जो बबल्स होता है वाटर का वो क्या होता है, उत्तल दर्पण के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। अगर द्रव कोई लिक्विड का जो है डेंसिटी अगर अधिक हो जाएगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं, आपको बताना है 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको बता दे कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या 7 नंबर कह रहे हैं कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है क्या चीज़, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या कोई नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पारे को जब एक बर्तन में रहता है तो मेनिस्कस जो होता है वो उत्तल ही होता है। क्या होता है, उत्तल ही होता है। अब 8 नंबर देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। 8 नंबर जो है, ऊंचाई बढ़ने से अगर ऊंचाई पर हम जाते हैं तो जो प्रेशर जो है, ठीक है, वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो क्या करेगा, स्थिर रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि ऊंचाई बढ़ने पर तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, घटता है। आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल देखते घटने लगता है, आपको दम फूलने लगेगा, मतलब वायु जो ऊपर क्या होता है, कमने लगता है, वायु का प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, 8 का बी ऑप्शन सही है। 9 नंबर है, एक बार बराबर होता है, एक बार जो है बराबर होता है कितना पास्कल के, 10 के पावर -5 पास्कल होगा, 10 पर पावर 7 पास्कल, 10 पर पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 4 पास्कल। कौन सा 9 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको बता दे कि 9 का जो है सी ऑप्शन 10 के पावर 5 पास्कल्स जो होता है, एक बार जो है 10 के पावर 5 पास्कल्स के बराबर होता है। अब है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम कहाँ पर होता है या किस में होता है, कह सकते हैं किस में होता है, वाटर में होता है, जल में होता है, वायु में, निर्वात में होता है और कोई नहीं। ठीक है, तो किसी वस्तु का भार सबसे मतलब वजन जो है सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो निर्वात में होता है, सबसे ज़्यादा जो भार होता है निर्वात में होता है। ठीक है, अधिकतम जो है सबसे भार निर्वात होता है। वायु में भी हल्का महसूस होता है, पानी में भी जाते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, आपको थोड़ा सा कोई उठा देगा तो आप उठ जाएंगे पानी में। ठीक है, पानी में अगर बहुत मोटा मोटा अगर लकड़ी का गट्ठर है तो उसको आप आराम से तैरा कर ले जा सकते हैं। एक हाथी को आप हाथ के द्वारा हम उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, लेकिन वैसे हाथी को हम उठा नहीं सकते। तो निर्वात में हो कि सबसे ज़्यादा जो है वस्तु का भार होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है।
तो लगभग 1/81 होता है। कितना होता है? 1/81 होता है। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कितना देर में? भू अस्थायी उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर कितना घंटा में वो चक्कर लगा लेता है? तो 12 घंटा में, 24 घंटा में, 48 घंटा में या 36 घंटा में? कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, 12 नंबर का। तो 12 जो है ये 24 भू स्थिर जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटा में एक बार चक्कर वो लगा लेता है। भू स्थायी उपग्रह जो है वो पृथ्वी को 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है ना? तो चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है, पृथ्वी का घूर्णन की वजह से, या कोई नहीं? पृथ्वी वायुमंडल किसकी वजह से है? पृथ्वी पर जो वायु है वो किसकी वजह से है? तो मैं आपको बता दूं, चलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा जो है इसका होना चाहिए। मेरे विचार से ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी के पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी के वजह से यहाँ वायुमंडलीय दाब है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का प्लायन वेग जो है वो कितना होता है? यानी प्लायन वेग क्या होता है? मतलब समझ लीजिए कि प्लायन वेग क्या होता है कि पृथ्वी का ये लेयर है, ठीक है, तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर स्काई का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों को पार करने के लिए जितना स्पीड होता है उसी को प्लायन वेग कहते हैं। तो कितना के स्पीड से जाएगा कि वह पृथ्वी के वो ग्रेविटेशनल फोर्स को वो पार कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो पृथ्वी का प्लायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन सही है। 11.2 किलोमीटर, समझ रहे हैं? 11.2 किलोमीटर अगर प्रति सेकेंड के किलोमीटर प्रति सेकेंड जाएगा अगर जो सैटेलाइट, वो ही इसको पार कर सकता है। ठीक है, 11.2 ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अगर मान लेते हैं कोई वस्तु को छत पर से हम कोई वस्तु को गिराते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होगा? उसका भार जो है परिवर्तनशील होगा, मतलब बदल जाएगा, या अपरिवर्तनशील नहीं बदलेगा, या क्या होगा? शून्य होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का जो है, अगर कोई वस्तु को छत पर से नीचे गिराते या ऊंचाई पर से गिराते हैं तो उसका भार क्या हो जाएगा कि 15 का परिवर्तनशील होगा। 15 का क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील, मतलब भार बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना? वेट जो है उसका बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? अब बताओ, ग्रहों का जो गति है किसने किया था? तो न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने और कोपरनिकस ने। किसने प्रतिपादित किया था? प्लैनेट के जो लॉ है वो किसने दिया था? ठीक है, तो आपने पढ़ा ही है 9th क्लास में कि केपलर्स जो है वो 3 गो लॉ दिया हुआ है। वो केपलर्स लॉ यानी ग्रह के बारे में उन्होंने
बताया था कि ग्रह जो है एक ऑर्बिट में हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, तो केप्लर्स ने इसको दिया हुआ है। 16 का जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन सब है, ठीक है, जेट इंजन वो किस पर काम करता है? वस्तु का संरक्षण पर, शक्ति का संरक्षण पर, कोणीय आघूर्ण संरक्षण पर, या रैखिक संवेग संरक्षण पर। 4 ऑप्शन तो दे दिए आपको। आपको बताना है कि 17 का क्या होगा। तो मैं बता दूं कि एक जेट इंजन जो होता है, ठीक है, वो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। 17 का डी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना। 18 है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? एक गेंद को क्षैतिज, समझ रहे ना, जो है वो हॉरिजॉन्टल से अगर कितना एंगल पर फेंकेंगे कि वो सबसे ज़्यादा दूरी जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी जाएगा। तो अगर हम क्षैतिज फेंकना चाहते हैं किसी भी वस्तु को, तो वो 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना पड़ेगा। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? 45 डिग्री के एंगल पर ये वो कवर करता है। ठीक है, तो 18 का आप देख लिए। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में आप देखते होंगे कि बादल जो है वो तैरता हुआ तुम आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो बादल जो है आपको दिखाई देता है, फिर बारिश भी होता हुआ आपको दिखाई देता है। क्यों बादल जो है तैरता हुआ क्यों दिखाई देता है? आप देखते हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ चला गया और पश्चिम से पूरब की तरफ चला गया। ऐसा क्यों होता है? ताप की वजह से, वेग की वजह से, दाब की वजह से और घनत्व की वजह से बादल क्यों तैरता है? बहुत सोचने वाली बात है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कॉमन क्वेश्चन है। किसी भी व्यक्ति को पूछ दिया ये बादल देखिए तैर क्यों रहा है, क्या उसको आदमी कोई धक्का देकर ले जाता है कि उसको वहाँ जाना रहता है आदमी को लेकर या पानी को लेकर वहाँ, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? आप लोग से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपके हैरान कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से आप एकदम सही बतलाएंगे कि वो जो घूमता है किसकी वजह से? तो वो घनत्व की वजह से, डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से वो क्या करता है? बादल तैरता हुआ दिखाई आपको देता है। ठीक है, घनत्व की वजह से। 19 का ऑप्शन नंबर डी होता है। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? किस ताप पर जो है वो शून्य होता है? तो हम आपको बता दें कि गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर शून्य हो जाता है? किस टेम्परेचर पर? किस टेम्परेचर पर देंगे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो गैस का जो है गतिज ऊर्जा जो है वो, ठीक है ना, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? ठीक है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? आप देखे होंगे पारा का जो थर्मामीटर जो है उसमें पारा भरा जाता है, उसमें कितना डिग्री टेम्परेचर वो ज़्यादा से ज़्यादा नाप सकता है। ठीक है,
तो वो 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यानी 360 डिग्री के एंगल, 360 डिग्री सेल्सियस तक वो नाप सकता है। ठीक है, 21 तो समझ में आ गया, 21 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर है क्वेश्चन कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है। मतलब स्कैटरिंग जो है, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का, लाल का, नारंगी का और हरा का। ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि अक्सर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड जो है वो कौन सा कलर करता है। ठीक है, कौन सा कलर करता है? तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा जो है बैगनी कलर के ही होता है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो होता है वो बैगनी कलर का ही होता है। इसलिए आपको देखेंगे आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, नीला किसकी वजह से? तो ज़्यादा स्कैटरिंग होने की वजह से। और सबसे कम स्कैटरिंग जो होता है वो लाल का होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो है विचलन जो है, अधिकतम विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 22 का जो है ए ऑप्शन सही है। अब 23 का क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। अब चूंकि गैस के सिलेंडर में जो है अगर जो ध्वनि तरंग होगा वो कैसा होगा? अनुदैर्घ्य होगा, अनुप्रस्थ होगा, अप्रगामी होगा या विद्युत चुंबकीय होगा। ठीक है ना, 23 का जो है क्या होगा? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। जो गैस के उत्पन्न ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है ना, तो हम लोग अब 23 नंबर तो देख चुके हैं। और 24 नंबर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होता है। बात तो सही है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होता है? ऑप्शन आपको 4 दिया जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री होता है। नति कोण कितना होता है? 45 डिग्री होता है। 25 नंबर का, द्रव्य तरंगों की अनुदैर्घ्य तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव का जो लिक्विड का जो है तरंग दैर्घ्य जो है और किस पर निर्भर नहीं करती है? संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर और आवेश पर। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करती है? ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, 25 का जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 26 नंबर क्वेश्चन आप तो यूं ही बता सकते हैं, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? अस्थायी, समझ रहे हैं ना, वो अस्थायी नहीं रहता, हमेशा मूविंग करता ही रहता है। ठीक है, 26 का तो आपको बता दे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण। तो आपको हम बता दे कि न्यूट्रॉन जो होता है वो अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? वो अस्थायी जो है कण है किसी भी एटम के अंदर। अगला है 27 नंबर, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम आप जानते ही हैं क्या नापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंग दैर्घ्य और केबल की लंबाई। ठीक है, केबल की लंबाई या जहाज की गति। बताइए एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम जो है क्या नापता है? तो आपको हम बता दें कि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो यूनिट होता है किसका? जानते हैं? प्रकाश तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ का। ठीक है,
वेवलेंथ का जो है वो प्रकाश तरंगदैर्घ्य का जो है एंगस्ट्रम जो है ऐसा यूनिट होता है। एंगस्ट्रम ऐसे नापते हैं, ऐसे करके कर देते, ए के ऊपर एक जीरो दे देते हैं, तो वो हो गया एंगस्ट्रम। 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम लोग देख 28 नंबर, श्यानता श्यानता की ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, श्यानता का जो है ऐसा यूनिट क्या है, पॉइज है, पास्कल है, वाट है, या कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज जो है वो श्यानता की ऐसा यूनिट है। एक फैदम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन जो है आपके लिए ये 29 नंबर है। एक फैदम जो है कितना के बराबर होता है, एक फैदम। ठीक है, एक फैदम जो है कितना के बराबर होता है, 6 मीटर के, 6 फीट के, 60 फीट के और 100 सेंटीमीटर के। तो बता दें कि 29 का बी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 फीट का होता है। एक फैदम जो होता है 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम जो है वो 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है ना। 30 नंबर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि टाइपराइटर, समझ ही सकते हैं कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे। टाइपिंग करने वाला जो आप लोग देखते हैं, आप ब्लॉक में जाते होंगे तो वहाँ पर जो है कर्मचारी जो है वो टाइप करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके जो है इस तरह से वो लिखा रहता है, टॉप टाइप करते। तो उस टाइपराइटर का जो है आविष्कारक कौन है, साकली है या पास्कल है या सेल्स है या वाटरमैन है। ठीक है, तो कौन सा है, क्या जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सोल्स जो है ये टाइपराइटर का जो आविष्कारक है सोल्स है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा। अगर पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कीजिए, जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर हमेशा बना रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगला है 31, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, रैखिक संवेग संरक्षण पर जो है जेट इंजन है। और उससे पहले भी बताया जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना। अब आ गया 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, मानक दाब क्या है, पारे का 760 डिग्री सेंटीमीटर, पारे का 70 मिलीमीटर, वायुमंडल का दाब या 1.2 वायुमंडलीय दाब। 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 32 का। तो 32 का मैं बता दूं कि 32 का जो है पारे का 70 मिलीमीटर जो होता है वही मानक दाब माना जाता है। पारे का 70 मिलीमीटर जो है जो होता है दाब, उसी को मानक दाब कहा जाता है। ठीक है ना। अब आ गया 33 नंबर। 33 कह रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर से किसकी माप करते हैं, वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, या गैसों का दाब के ना, या द्रव्यों के दाब घनत्व का, या सतह पर तेल का दबाव का, किसको नापते हैं। 33 का मैनोमीटर के द्वारा जो है किसकी माप की जाती है। ठीक है, तो मैनोमीटर के द्वारा जो होता है गैसों के दाब को मापा जाता है। मैनोमीटर में यार गैस में कितना दाब है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम मैनोमीटर के द्वारा नापते हैं। आ गया 34 नंबर क्वेश्चन। क्या आ गया, 34 नंबर क्वेश्चन। वस्तु
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या चीज़। अब क्वांटिटी ही चेंज कर देंगे तो क्या चीज़ बदल जाएगा, क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व, क्या चीज़ चेंज नहीं होने वाला है। किसी वस्तु को अगर बदल देते हैं, मतलब समझिए कि सॉलिड से लिक्विड में बदल देंगे या लिक्विड से सॉलिड में बदल देते, किस भी स्क्वायर है रेक्टेंगल बना देंगे, क्यूब है सिलेंडर बना देंगे, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि 34 का जो है डी, घनत्व नहीं बदलता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या चीज, घनत्व। ठीक है, घनत्व। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर है, केल्विन मान में मानव शरीर का जो है सामान्य ताप कितना होता है, केल्विन में। ठीक है, आपको पता ही है कि जो है तापमान कितना होता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जो केल्विन में 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 केल्विन और 310 केल्विन होता है। ठीक है, तो 35 का जो है 310 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 310 केल्विन के बराबर होता है। तो हम लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, 36 का क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है, पारा जमता है, जो मरकरी है वो जम जाता है कितना डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, वो 39 डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर और 60 डिग्री सेल्सियस पर किस पर पारा जम जाता है। तो आपको बता दें कि -39 डिग्री सेल्सियस पर जो है पारा जो है वो जम जाता है। ठीक है, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आपके, और ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, टैकोमीटर और पिकनोमीटर। कौन सा है उच्च तापक्रम को नापते हैं। ठीक है, तो वो है बता देते हैं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बताते हैं। पायरोमीटर क्या है, उच्च तापक्रम को नापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो साइंस से संबंधित क्वेश्चन था। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए पसंद आए तो, ताकि उन सबको भी इसका बेनिफिट हो सके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।